गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज पढ़ेंगे हम लोग एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये क्लास 10th में हिस्ट्री का चैप्टर है एनसीईआरटी। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, लेक्चर को सुनने से पहले आप उस चैप्टर को देखें, बुक ओपन करें और जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उसी के हिसाब से मैं टॉपिक वाइज एक्सप्लेन करूँगा। ये बस आप लोग ध्यान से सुने और थोड़ा सा फास्ट होगा। आपको टॉपिक वाइज वीडियो पॉज करके फिर अपने नोट्स बनाते हुए आगे चलना है। सो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस चैप्टर में पढ़ना ये है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ उसका असर इंग्लैंड में, वहाँ की जो पहले से इंडस्ट्री थे उनके ऊपर असर, फिर उनका इंडिया में आना और उसका इंडिया में असर क्या हुआ और यहाँ के इंडिया के लोकल व्यूवर्स और बिजनेसमैन पे जो असर हुआ उसके बारे में हमें पढ़ना है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में। तो कुछ चीज़ें आपको जान लेनी है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में स्टार्ट हुआ और वो इंग्लैंड से शुरू हुआ था। और मैनचेस्टर वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे टेक्सटाइल की सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज थी और एक ज़माने में वहाँ के कपड़ों का कोई कंपटीशन नहीं था। तो वहाँ से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टर्म है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। फैक्ट्री का सेटअप, जब पहला सेटअप हुआ फैक्ट्री का, उससे पहले जब बगैर फैक्ट्री के जो प्रोडक्शन होता था उसे हम कहते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो फीचर है उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो घर में बनेगा, फैक्ट्री में नहीं बनेगा। यही प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन है। जैसे हमारी कॉटेज इंडस्ट्री है, घरों में लोग काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में जाके काम नहीं कर रहे हैं। उस वक्त तक फैक्ट्री का फैक्ट्री सेटअप नहीं हुई थी। उसमें होता क्या था, जो मर्चेंट है वो गांव में कांटेक्ट रखता था, उनसे प्रोडक्ट बनवाता था और वो कई स्टेजेस से आके वो प्रोडक्ट लंदन में आता था और फिर वहां से एक्सपोर्ट होता था। तो गांव से क्यों सामान आता था, शहर में क्यों नहीं बनता था? क्योंकि उस टाइम में बहुत ही एक मजबूत ट्रेड एंड क्राफ्ट गिल्ड होता था। ट्रेड एंड क्राफ्ट गिल्ड मतलब आप समझे यूनियन एक हुआ करता था जो कि पूरा ट्रेड, प्राइस, हर चीज वो डिसाइड करते थे। और उस केस में किसी नए प्लेयर की एंट्री होना बहुत मुश्किल था। तो लोग आसानी के लिए गांव में लोगों से कांटेक्ट करते थे, कंट्री साइड में, और वहां से फाइनल प्रोडक्ट लेके और फिर वो लंदन आता था और वहां से फिर एक्सपोर्ट होता था। तो फीचर है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का कि जो मर्चेंट है वो क्या करेगा, विलेजर्स को एडवांसेस देगा, पैसे देगा एडवांस में, ताकि वो लोग रॉ मटेरियल खरीद सकें और उसके अलावा जो भी उनकी ज़रूरतें हैं और उससे भी कैश का उनका मसला ख़त्म हो जाएगा और उनके पास कुछ कैश भी आ जाएगा। उन लोगों ने क्यों, इसी वजह से उन लोगों ने, गांव वालों ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि इनके पास लिमिटेड लैंड है जिसमें की खेती होनी है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा इनको कैश चाहिए, जो ज़रूरत है, उसकी कमी जो है वो ये प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू इन लोगों की पूरी हो गई। वहाँ से इनको पैसे मिल जाते थे और ये काम सिर्फ फैमिली में होता था, फैक्ट्री में नहीं होता था। फिनिश प्रोडक्ट शहर में आके फिर वहां से बाहर को जाता था। ये प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, घर में काम हो रहा है, इसके बाद आई फैक्ट्री। सेकंड टॉपिक है कमिंग ऑफ फैक्ट्री। तो सबसे पहली फैक्ट्री लंदन में 730, इंग्लैंड में 730 में 1730 में आई और इसका इतना ज़्यादा ग्रोथ हुआ कि 760 में सिर्फ 2.5 मिलियन पाउंड कॉटन प्रोडक्शन होता था, जो कि 1787 में ये बढ़ के 2.5 से 22 मिलियन पाउंड हो गया। तो ये जो फिगर है ये आप बुक से चेक कर सकते हैं, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। फैक्ट्री के आने का फ़ायदा क्या हुआ?
सबसे पहला फायदा कि जो वर्कर की एफिशिएंसी है वो बढ़ गई, उनको काम करने का जो स्पीड है वो भी बढ़ गया। दूसरा, मोर क्वांटिटी, जो प्रोडक्शन होता था अब वो बल्क में होने लगा, ज़्यादा होने लगा कम टाइम में। एंड थर्ड, मैनेजिंग वर्कर्स इन फैक्ट्री इज मोर ईजियर। पहले क्या था, गांव गांव में जाके लोगों से कांटेक्ट करना पड़ता था, आप अपना सामान दीजिए, अपना सामान दीजिए, तो बहुत मुश्किल होता था। फिर सबको अलग अलग कांटेक्ट करना, पैसे देने के लिए, पैसे लेने के लिए, सामान देने के लिए। तो अभी क्या है कि सब लोग चल के फैक्ट्री में आ रहे हैं, तो वहां पे लोगों को मैनेज करना ज़्यादा आसान है। तो ये फायदा हुआ फैक्ट्री का। इसके बाद का टॉपिक क्या है, द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। ये जो चेंज आया इंडस्ट्री में वो कैसे आया ये जानना है। तो सबसे पहली बात, फर्स्ट फेज जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का है वो 1840 तक चला। 1840 तक फर्स्ट फेज चला इंडस्ट्रियलाइजेशन का। और उसमें कौन सा इंडस्ट्री सबसे ज्यादा आगे थी, टेक्सटाइल। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन आया जो कि 1840 तक चला। उसके बाद आयरन एंड स्टील का जमाना आया। क्यों 1840 में ही चेंज हुआ ये, क्योंकि 1840 में रेलवे का काम शुरू हो गया और 1860 तक जो इनकी कॉलोनीज थी इंग्लैंड की, वहां भी इन लोगों ने रेलवे डालना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल इंडिया, उसका एग्जांपल इंडिया कॉलोनी थी इंग्लैंड की, तो 1853 में पहली रेलवे हमारे यहाँ चली बॉम्बे से थाने के लिए। सो जब रेल नेटवर्क शुरू होगा तो उसकी पटरी से लेके पूरा डब्बा, हर चीज आयरन एंड स्टील। पहले उसमें, आज प्लास्टिक वगैरह यूज हो रहा है, बट पहले सब कुछ स्टील एंड आयरन है ना जी। तो इस वजह से आयरन एंड स्टील का डिमांड बढ़ा और इतना बढ़ा कि ये 1873 तक 77 मिलियन पाउंड हो गया, यानी कि कॉटन से बहुत ज्यादा आगे पहुंच गया, 77 मिलियन पाउंड। तो ये चेंजेस हुए बहुत ही ज़्यादा आयरन एंड स्टील के, और 1840 से इसी वजह से ये सेकेंड फेज भी स्टार्ट हुआ। बट स्टिल इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने के बावजूद भी लेस देन 20% वर्कफोर्स, 20% से कम ही लोग इन बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकली एडवांस मशीन वाले फैक्ट्री में काम करते थे। ज़्यादातर जो लोग थे वो अभी भी स्मॉल स्केल में इन्वॉल्व थे। वाई? क्योंकि जो बिजनेसमैन थे वो इतना सारा पैसा बड़ी मशीनरी खरीदने में नहीं लगाना चाहते थे, क्योंकि एक तो उसमें टाइम लग रहा था, दूसरा मशीनरी बहुत महंगी थी, तीसरा जो उसका रिपेयरिंग कॉस्ट था वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि पहले ज़माने में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी कि एक बार मशीन ले ली तो ख़राब नहीं होगी, वो ज़्यादातर खराबी आती थी, तो वो बहुत मसला था। और उसके अलावा जो लेबर्स थे उस ज़माने में वो क्राफ्टमैन थे, वो ज़्यादातर उनको मशीन पे काम करना ज़्यादा नहीं आता था, वो लोग अपने से जो हाथों से कारीगरी करते थे उसमें वो एक्सपर्ट थे। तो इसलिए भी वहाँ के लोगों ने, जो बिजनेसमैन थे, वो सोचा कितना महंगा रिपेयर करने वाला ये सारी चीज़ें हैं, इससे बेहतर है कि लोगों को लेके हम अपना पुराने स्टाइल में काम करते हैं। तो यही रीज़न है कि इतनी एडवांसमेंट फैक्ट्री आने के बावजूद भी वहाँ पे सारे बिजनेसमैन ने फैक्ट्री की तरफ अपना रुख नहीं किया। नेक्स्ट टॉपिक है हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। अब देखिए, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि एक तरफ क्राफ्टमैन है जो कि हैंड लेबर है, और एक तरफ फैक्ट्री है जिसमें मशीन से चीज़ें हो रही हैं, मशीन चलाना है। तो इस केस में क्या हुआ कि लोग अभी भी हैंड लेबर पे इसलिए डिपेंडेंट थे, या ज़्यादा वैसी इंडस्ट्री थी, क्योंकि इंग्लैंड में लेबर की शॉर्टेज थी ही नहीं। जब हमें किसी चीज़ की कमी होती है तब हम कोई नई चीज़ों को इन्वेंट करते हैं, है ना जी। सो कमी थी नहीं, एबंडेंट लेबर है।
अब जब लेबर बहुत ज़्यादा, सप्लाई ज़्यादा है, तो उनकी कॉस्ट कम होगी, यानी कि उनको सैलरी ज़्यादा नहीं देनी है और उनको मैनेज करना भी आसान है ना जी। मशीन में इतना पैसा खर्च करने से अच्छा है कि हम लेबर को मैनेज कर लें, वो ज़्यादा आसान था। और इसके अलावा एक और चीज़ थी कि हैंडमेड जो चीज़ें थी, जो एलीट लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो हैंडमेड चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं मशीन से बनाई हुई चीज़ों के मुकाबले। तो ये सारे फैक्टर की वजह से जो हैंड लेबर वाली जो चीज़ें हैं, जो इंडस्ट्री है, वो ज़्यादा फ्लरिश किया, है ना, क्योंकि भाई लेबर की कमी नहीं है, आराम से रखो उनको, और उसका डिमांड भी है, पैसा भी मिल रहा है, तो उसी पे काम चला रहे, क्यों हम ज़्यादा पैसा डालें बड़ी बड़ी मशीनरी खरीदने में। लेकिन अमेरिका में उल्टा सिचुएशन था, वहाँ पे इंडस्ट्री थी लेकिन वहाँ पे काम करने वाले लोग कम थे, लेबर सप्लाई कम थी। लेबर जब सप्लाई ही नहीं है तो आप प्रोडक्शन कैसे करेंगे, मुश्किल है। तो उस केस में अमेरिका को बड़े हाईटेक और एडवांस मशीनरी फैक्ट्री को ज़्यादा सेटअप करना पड़ा, क्योंकि उनके पास लेबर की कमी थी। तो इंग्लैंड एंड अमेरिका, ये दो एक सिचुएशन कंपैरिजन की यहाँ पे। अब बाजी लाइफ ऑफ वर्कर्स, जो लोग थे, जो वर्कर्स थे, उनकी सिचुएशन क्या थी। अब फैक्ट्रीज जब बननी शुरू हुई, फैक्ट्री में काम होना शुरू हुआ, तो लेबर जो है माइग्रेट करके शहर आने लगे। अब शहर आएंगे तो उनके लिए वहाँ पे पहले आज के जैसा तो है नहीं कि पहले अप्लाई कर लिया, होटल बुक कर लिया। शहर आ रहे हैं तो किसी को नौकरी मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है, किसी को लेट से मिल रही है नौकरी, खाने का मसला है, बहुत सारी परेशानियां शहर में आकर। जॉब जो है वो लिंक पे मिलता था, कोई जानने वाला है, कोई गांव का है, उस हिसाब से नौकरी मिलती थी, बाकी लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था और कभी कभी बहुत दिन लग जाते थे नौकरी मिलने में। तो उस दौरान लेबर्स को ब्रिज के नीचे, ऊपर, इधर उधर रोड के किनारे सोना पड़ता था, जो कि बहुत टफ काम था। कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल थे, कुछ लोग थे जो सेवा करते थे और उन लोगों ने सराय टाइप की चीज़ें बनाई जहाँ पे लेबर आराम कर सके, लेकिन वो इनफ नहीं था। और जो लॉ अथॉरिटी थी वहाँ की, उन्होंने बस ऐसी बहुत कैजुअल सा वार्ड बना दिया था, कोई बहुत फैसिलिटी के साथ नहीं था। तो वर्कर्स के हालात बहुत अच्छे नहीं थे। इसके अलावा क्या था कि पहले ज़माने में जो रॉ मटेरियल आता था वो खेतों से आता था, कॉटन है, इंडिगो है, एनीथिंग। तो ज़्यादातर जो जॉब की डिमांड होती थी वो सीजनल होती थी। अभी कॉटन का सीज़न है तो अभी बहुत सारा काम है, सीज़न ख़त्म हो गया, सब लोग बेरोजगार हो गए। तो इस केस में शहरों में क्या होता था कि जब सीज़न ख़त्म हुआ तो बहुत सारे बेरोजगार पड़ जाते थे। अब उनमें से कुछ लोग गांव चले जाते थे, कुछ लोग वहीं कुछ भी छोटा मोटा जो भी काम मिलता था उसी को करके सरवाइव करते थे। तो उस ज़माने में अर्बन जो पॉवर्टी थी, जो गरीबी थी, शहरों में 10% थी। जब इकोनॉमिक स्लम्प आया, इकोनॉमिक स्लम्प मतलब रिसेशन, जब इकोनॉमी नीचे गई तो ये नंबर 35% से लेकर 75% तक हो गया, यानी कि 75% तक अर्बन एरिया में गरीबी बढ़ गई। तो ये हालात थे वर्कर्स के तबके। अब आइए, ये तो हमने पढ़ा इंडिया के बारे में, अब हम पढ़ेंगे कि ये हमने इंग्लैंड के बारे में पढ़ा, अब हम इंडिया के बारे में जानेंगे कि इंडिया के क्या हालात थे उस दौरान। हम ये बात कर रहे हैं 750 के आसपास की, 760, 780। ये वो ज़माना है जब इंग्लैंड जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके हाथ में पॉलिटिकल पावर आ चुका था। 1757 में बंगाल को कब्जा किया था इन्होंने। उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए बिजनेसमैन पूरा इंडिया में इनका अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग होल्ड था। फिर ये 1757 में बंगाल को लेते हैं, फिर बक्सर की लड़ाई होती है, फिर ये पूरा लखनऊ वाला बेल्ट लेते हैं, फिर वो ये लोग बढ़ते चला जाता है और ज़्यादातर पार्ट इनके कब्जे में आ जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो पहले से कब्जा करके रखी हुई है। इसके अलावा पॉलिटिकल पावर होने की वजह से इन लोगों ने अपनी मोनोपोली बढ़ा ली। मतलब यही सामान कोई बेचेंगे, कोई और नहीं बेचेगा, ये अपना प्राइस तय करेंगे।
पुराना जो हब था बिजनेस का, हुगली और सूरत, वो अब रिप्लेस्ड हो गया बॉम्बे और बंगाल में। अब सारा आई मीन कलकत्ता और बॉम्बे में, कलकत्ता में सारी इंडस्ट्री आने लगी और उधर बॉम्बे में आने लगा। तो ये चेंजेस इंडिया में हो रहे थे। अब जब मोनोपोली इनके अंदर में आ गई, इंग्लैंड के, सारा उन लोगों ने अपना बिजनेस अपने हाथ में कर लिया और पावर भी इनके पास आ गया पॉलिटिकल। तो सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया, जो ब्रोकर्स थे पहले जो इनके लिए काम करते थे, इनके बिजनेस और जो रूलर इंडियन होते थे उनके बीच में जो सारा ब्रोकर एक होता था, एजेंट होता था, उसको इन लोगों ने हटा दिया और डायरेक्ट जो फार्मर्स थे उनसे इन लोगों ने डीलिंग शुरू कर दी। तो डायरेक्ट करने से क्या हुआ कि इन लोगों ने एक आदमी रखा जो इनके बदले काम करता था सारे लोगों से, गांव से, भाई आपको ये चीज उगानी है और हम ही को बेचनी है, आप दूसरों को नहीं बेच सकते। तो ये आप कैसे तय करेंगे? एक किसान है, उसको जो ज्यादा पैसा देगा उसको बेचेगा। लेकिन इसको इन लोगों ने कैसे फिक्स किया कि किसानों को ये लोग कैश देते थे, एडवांस, ये कर्ज लो हमसे और खेती करो, रॉ मटेरियल लाओ। और जब एक बार आपने पैसे ले लिए तो आप समझ लीजिए बंद गए, अब आप किसी और को बेच ही नहीं सकते, डीलिंग कर ही नहीं सकते। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने और ज्यादा मोनोपोली कर लिया इंडिया के मार्केट में। और ये सारा काम कौन करता था? इनका जो सर्वेंट था, पेड सर्वेंट, जिससे ये सारा काम करवाते थे, जाके पैसे लेना, पैसे देना, सामान लाना, उसको कहते थे गोमस्ता। गोमस्ता होता था जो एजेंट की तरह, लेकिन ये इनका आदमी होता था जो जाके इनके बताए हुए काम को करवाया करता था। अब किसानों को दिक्कत आई कि मान लिया भाई मेरा थोड़ा सा खेत है तो उसमें हम अपने खाने के लिए भी कुछ चीजें उगा लेते थे, लेकिन अब चूंकि एडवांस ले लिया है तो अब इतना हमको इस दिन तक माल चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, गुमस्ता सिर पे खड़ा हुआ है। तो इस केस में जो किसान है वो अपने लिए कुछ नहीं उगा पा रहे थे और वो उनकी जिंदगी और खराब होती जा रही थी। गुमस्ता आउटसाइडर था, वो घोड़े पे बैठ के आता था और पुलिस को लेके आता था ताकि उसके साथ कोई बदमाशी ना करे। और यही एडवांस दे के बाद में आपने किसी ने डेडलाइन पे नहीं दिया या फसल अच्छी नहीं हुई तो उनकी ज़मीन को ये लोग कब्जा कर लेते थे और फिर उन्हीं से काम करवाते थे कि भाई तुमने हमारा एडवांस लिया, काम करो। अब उनकी ज़मीन दूसरे उन किसान की ज़मीन लेके उसी से खेती करवा रहे हैं और सारा सामान खुद ले जा रहे हैं। तो इस तरीके से डेट ट्रैप में पड़ जा रहे थे वहाँ के किसान। तो इसके लिए बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, जबकि गुमस्ता की पिटाई हुई है, लोगों ने बहुत बार प्रोडक्ट देने से मना कर दिया है, बहुत सारे लोगों ने विलेज छोड़ के दूसरे जगह पे चले गए और खेती बाड़ी में लग गए हैं। तो ये हालात हुए हैं इंडिया में उस दौरान में। बिजनेस सारा ऑलरेडी इंग्लैंड के हाथ में चला गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी से। अब एंट्री होती है मैनचेस्टर की इंडिया में। मैनचेस्टर की इंडिया में एंट्री का मतलब कि मैनचेस्टर के बने हुए कपड़े अब इंडिया में आने लगे। मैनचेस्टर बहुत ही फेमस था, आपको मालूम है। इंडिया का भी आपको मालूम है कि कॉटन प्रोडक्ट में, क्लोथ्स में बहुत ही फेमस था और इसका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हुआ करता था। 1811 में इंडिया का कॉटन एक्सपोर्ट 33% था, जो कि 1850 में 40 साल में घट के सिर्फ 3% रह गया। अब यह सवाल उठता है कि इंडिया का कॉटन एक्सपोर्ट क्यों कम हो गया? नंबर 1 कि इंग्लैंड के जो बिजनेसमैन थे उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि आप इंपोर्ट ड्यूटी लगाइए, मतलब बाहर की चीजें नहीं आनी चाहिए हमारे यहाँ, उस पर इतना टैक्स लगा दीजिए। इंपोर्ट ड्यूटी मतलब टैक्स, इतना टैक्स लगा दीजिए कि वो लोग सामान अपना यहाँ ना बेच पाए। तो इस केस में इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड वहां कम हो गई। दूसरा, इन लोगों ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को फोर्स किया कि आप मैनचेस्टर का कपड़ा ले जाके इंडिया में बेचिए। तो चूंकि वो मशीन मेड प्रोडक्ट था तो बहुत ही सस्ता होता था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो हो जाती थी। अब वो आके इंडिया में ये लोग बेचते थे। तो जो इंडियन क्लोथ्स हैं पैसे के मामले में compete नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से इंडिया के हालात इतने बुरे हो गए। ओके, आप ये समझ ले कि
जैसे कि मैनचेस्टर से जो कपड़ा आता था लेट 18th सेंचुरी यानी 1780-90 के दौरान ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट नहीं होता था मैनचेस्टर से कपड़े। लेकिन 1850 तक ये परसेंटेज 31 हो गया, 31% तक वहाँ से कपड़ा आने लगा और 1870 में 70% वहाँ से इंपोर्ट होने लगा कपड़ा। तो जब 70% इंपोर्ट मैनचेस्टर से हो रहा था, हमारे यहाँ के लोगों की दिक्कत होगी ना जी। 1870 का मतलब है 1857 की जो पहली लड़ाई हुई थी उसके बाद, क्योंकि 1857 में पूरी तरीके से हम लोग ऑफिशियली इंग्लैंड की कॉलोनी बन चुके थे। अब देखिए कि और इंडिया को क्या असर किया। एक तो उन लोगों ने वहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, उसके बाद मैनचेस्टर से कपड़ा ले आके रख दिया तो हालत ख़राब हो गई यहाँ के लोगों की। वहाँ की मशीन मेड प्रोडक्ट जो है वो सस्ता पड़ रहा है। इसके अलावा क्या हुआ, यूएस में 1860 में सिविल वॉर हुआ। अब यूएस में सिविल वॉर हुआ तो वहाँ से कॉटन प्रोडक्ट जो रॉ कॉटन है वो आ नहीं पा रहा था इंग्लैंड में वहाँ की फैक्ट्री के लिए। तो इंग्लैंड के फैक्ट्री में हो गई रॉ कॉटन की कमी। तो इन लोगों ने इंडिया से उठा के पूरा इंपोर्ट करना शुरू कर दिया रॉ कॉटन। और उस दौरान तक पूरा कब्जा इंडिया पे इनका हो चुका था 1860। तो इनको कोई टैक्स वैक्स का मसला ही नहीं था, सस्ते दाम पे उठा के और पूरा का पूरा इंग्लैंड भेजना शुरू कर दिया। तो इस केस में जो इंडियन वीवर्स थे उनको कॉटन की कमी हो गई, तो और जो बची कुची कसर थी वो और भी कमर तोड़ दिया इन्होंने। अब उसके बाद क्या हुआ, अभी तो इंपोर्ट हो रहा था, उसके बाद इंग्लैंड ने इंडिया में आके फैक्ट्री सेटअप करना शुरू कर दिया। तो बिल्कुल बुरी तरीके से यहाँ के जो लोग थे, जो वीवर्स थे, उनकी बहुत ही बुरी हालत हो गई। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक है फैक्ट्री कम्स अप, यानी कि फैक्ट्री आ गई, इनकी हालत खराब हो गई। तो पहली फैक्ट्री कब आई, इस टॉपिक में आप डेटा है, आप खुद से आप इसका नोट्स बना के याद कर सकते हैं। इसमें जानना है कि सबसे पहली फैक्ट्री बॉम्बे में टेक्सटाइल मिल स्टार्ट हुआ 1854 में, और वो 2 साल बाद उसमें वो फंक्शन करना स्टार्ट किया। उसके बाद कलकत्ता में जूट मिल आया, फिर कानपुर में आई इंडस्ट्री, फिर अहमदाबाद में आई, फिर मद्रास में आई। तो मद्रास में, अहमदाबाद में, कलकत्ता में, कानपुर में पहली इंडस्ट्री कब आई, ये आपका काम है और इसको नोट्स बनाइए और रट जाइए। सो द अर्ली एंटरप्रेन्योर। अब इस टॉपिक में भी आप डेटा है, बस आपको याद करने से समझने की चीज नहीं, बस ये जानना है कि जो हमारे शुरू के बिजनेसमैन थे वो कौन थे। क्योंकि पूरा कंट्रोल अंग्रेजों का था, इन लोगों ने पूरा अपने चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स बना रखा था, जिसमें कि इंडियंस की एंट्री नहीं थी। तो अगर मेरे पास पैसा है तो मैं क्या करूँगा, जो काम मिलेगा वही करूँगा। तो अब जैसे इंग्लैंड ने चाइना के साथ ओपियम का बिजनेस शुरू किया, क्योंकि वो लोग, इंग्लैंड जो है वो इंपोर्ट कराता था टी चाइना से, लेकिन चाइना कोई भी प्रोडक्ट अपने यहाँ इंग्लैंड को बेचने नहीं दे रहा था। तो ये बहुत बड़ा मसला है कि फिर आप कैश दीजिए और वहाँ से टी लेके आइए, तो इससे ज़्यादा कैश यूज़ होगा। इंग्लैंड चाहता था कि कोई सामान हम ले जाकर वहाँ पे बेच दे और वहाँ से अपना टी लेके चले आए, लेकिन चाइना ऐसा होने नहीं दे रहा था, क्लोज्ड इकोनॉमी थी। तो इंग्लैंड ने चोरी छिपे से ओपियम की सप्लाई शुरू कर दी, अफीम की। तो वो ओपियम भी इंडिया में बनवाने लगा और यहीं से सप्लाई होता था और उसी से पेमेंट करके अपने लोग टी ले आते थे। तो वहाँ पे आदमी की ज़रूरत पड़ती थी कि ओपियम सप्लाई करना, ओपियम का स्टोरेज करना, या फिर फाइनेंस करवाना, या और भी जो भी चाइना से बिजनेस होते थे, इसमें इंडियन ज़्यादा इन्वॉल्व थे। और ये सब जो काम है स्टोरेज का, ट्रांसपोर्टेशन का, फाइनेंस का, इन सब में इंडियन बिजनेस इन्वॉल्व थे। उससे ऊपर का इनको उतना चांस मिलता नहीं था। तो जो सबसे पहले हमारे एंटरप्रेन्योर रहे हैं वो थे द्वारका नाथ टैगोर। लेकिन 1840 में जब चेंज हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो जो टैगोर इंटरप्राइजेस था वो खत्म हो गया, उसका दिवालिया निकल गया। उसके बाद फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक कुछ सिचुएशन बने, हम आगे पढ़ेंगे, जिसकी वजह से कुछ इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट आगे बढ़े,
जिसमें कि टाटा बिरला इन लोगों ने सारी अपनी फैक्ट्री डालनी शुरू की। उसी में जो जमशेदजी टाटा उन्होंने 1970 में अपनी पहली इंडस्ट्री डाली थी। तो ये 1917 आ गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात चल रही है ना जी। तो इसके पीछे क्या रीजन था हम वो बाद में पढ़ेंगे। तो ये रहा टॉपिक जिसमें कि हम इंडियन एंटरप्रेन्योर के बारे में हमें जानना है। अब आ जाइए, वेयर डिड वर्कर्स कम फ्रॉम। वर्कर आते कहाँ से थे, जो फैक्ट्री में काम करेंगे वो आते कहाँ थे। सबसे पहले तो मान लीजिए यहाँ फैक्ट्री खुली तो यहीं आसपास के लोग उसमें इन्वॉल्व होते थे, बाहर के लोग नहीं आते थे। बाहर पहले जमाने में लोग परदेश नहीं जाना चाहते, कौन लोग है, कहाँ है, बीमारी हो गई, मर गए, तो लोग डरते थे, कहीं जाते नहीं थे। और पहले इतनी डिमांड नहीं थी। पहले जमाने में अगर किसी इंसान का खाने पीने का इंतजाम हो जा रहा है तो घर छोड़ के कहीं जाता ही नहीं था। 2 बैल रख लिया, खेती कर रहा है, बस बैठा सोया, ना पढ़ाई ना लिखाई, कुछ होता ही नहीं था। तो उसकी जिंदगी इसी में कटती थी। थोड़े बहुत कहीं से कैश आ गए, कुछ थोड़ा काम कर लिया, बीड़ी बना लिया, कुछ और कर लिया तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं जाते थे। जिनकी बहुत मजबूरी होती थी वो परदेश जाते थे। तो ये पहले तो इसलिए नजदीक के लोग काम करने आए, लेकिन धीरे धीरे बाद में बाहर के भी लोग आना शुरू हो गए। लेकिन नौकरी कैसे लगेगी, नौकरी पूरी जुगाड़ बेस्ड थी। आप अपने मम्मी पापा से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा, या दादा से, कि लोग कैसे कलकत्ता जाते थे, बम्बई जाते थे। फलानुआ है मेरा जानने वाला, उसको कांटेक्ट में उसका पता लेके लोग जाते थे, सीधे पहुंच जाते थे ट्रेन से उतर के, वो फिर एक आध दिन में कहीं पे नौकरी लगवा देता था। या जब वो छुट्टी पे आते थे तो अपने गांव से 10-20 लोगों को लेके जाते थे, आस पड़ोस के लोगों को, और वहां पे नौकरी लगवाया करते थे। तो इसमें जो आउटसाइडर है उनके लिए बहुत दिक्कत थी। तो एक जो इंडस्ट्री है उसको तो लेबर चाहिए कहीं से भी, तो उन्होंने एक जॉबर्स रखा। जॉबर्स कहते हैं जो नौकरी दिलवाता था। मुझे भाई 10 लेबर चाहिए, जॉबर्स का काम है 10 लोगों को लेके आएगा। तो यानी कि अगर किसी को नौकरी चाहिए तो जॉबर्स के थ्रू आएगा, है ना जी, उस जमाने का naukri.com। तो अब जॉबर्स की डिमांड बढ़ गई। अब लोग आके भाई हमको नौकरी लगा दीजिए, हमको नौकरी लगा दीजिए, तो जॉबर्स के भाव बढ़ गए और उसने एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, पैसे लेना शुरू कर दिया, गिफ्ट लेना शुरू कर दिया नौकरी के लिए। तो ये एक अलग लेबर्स का मसला था। अब आइए जो पिक्यूलियर्स ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जो इंडिया में इंडस्ट्रियल ग्रोथ था उसको जाने की उसका स्पेशल फीचर क्या था। क्या वाकई इंडिया ग्रो कर रहा था? नो। क्योंकि जो ज्यादातर जो यूरोपियन यहाँ पे बिजनेस कर रहे थे, कॉटन उगा रहे, टी और कॉफी और इंडिगो और जूट, इंडिया में इतना प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन वो इंडिया का नहीं था। वो सारा वो लोग एज ए रॉ मटेरियल वो लोग इंग्लैंड भेज देते थे, एक्सपोर्ट कर देते थे। तो इंडिया में उस वक्त इंडस्ट्री बढ़ रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ का वो नहीं है। वो सारी चीजें इंग्लैंड यूरोप के लिए थी। तो ये एक हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक फीचर था। दूसरा, इंडियन बिजनेसमैन थे, वो मैनचेस्टर से एकदम कॉम्पीट नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता था उनकी बहुत अच्छी मशीन है, मशीन का बना फिनिश्ड प्रोडक्ट है, उसमें हम लोगों का हैंडमेड कॉम्पीट नहीं करेगा और महंगा भी होगा। तो ये लोग किसी दूसरे ही फील्ड में काम करते थे। इंडियन बिजनेसमैन क्या करता था, कोर्स कॉटन बनाता था, है ना जी, मोटा, जो कि चाइना सप्लाई होता था और कुछ इंडियन वीवर्स यूज करते थे। क्योंकि इनको पता था कि हम वहाँ पे, ये लोग हमें जगह ही नहीं देंगे, इंग्लैंड वाले, यूरोप वाले। तो इन लोगों ने अपना ही एक अलग डिमांड बना के रखा। लेकिन हालात थोड़े बदले जब 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग हुई। हालात इसलिए बदले, आपको याद होगा 8th क्लास में पढ़ा होगा कि 1905 से लेके 11 तक स्वदेशी मूवमेंट का दौर रहा, क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। तो लोगों ने बिल्कुल स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दिया कि अंग्रेज़ों की चीज़ों को हम यूज़ नहीं करेंगे, उनकी दुकानों को अवॉइड करते थे और सिर्फ अपनी चीज़ें, देसी चीज़ें ये लोग बनाते थे और वही ख़रीदते थे, और बाहर की अपने कपड़े जो हैं वेस्टर्न, उसको जलाया इन लोगों ने पब्लिक प्लेस पे। तो इस तरीके से स्वदेशी की डिमांड बढ़ गई। तो वहाँ पे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो घुसे और उनका बिजनेस थोड़ा सा बढ़ा।
और इसके अलावा भी क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर वन तक तो बहुत ज़्यादा पकड़ नहीं बनाए थे इंडियन ने, लेकिन वर्ल्ड वॉर वन के बाद चेंज हो गया। रीज़न क्या था कि जब वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुआ, एक तो पहले स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ, तो वहाँ पे हमारे इंडियन की मतलब वो फ्लरिश होने लगे क्योंकि डिमांड हो गई, इंडियन प्रोडक्ट्स थी। उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ तो वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई यूरोप में कपड़े की, क्योंकि उस टाइम ड्रेस से लेकर तंबू हर चीज़ कपड़े का होता था, प्लास्टिक नहीं होता था। तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए इंग्लैंड को बहुत सारा सप्लाई चाहिए था, तो उसको फिर इंडिया से भी चाहिए और बाहर से भी चाहिए। तो वहाँ पे इंडियन बिजनेसमैन भी बिजनेस में भी लग गए और बाकी भी जो छोटे मोटे लोग थे वो भी लग गए, और इन लोगों ने इंग्लैंड में सप्लाई करना शुरू किया। यानी कि फिर से जो इंडियन इंडस्ट्री थी उसके हालात बेहतर हो गए और ये बढ़ते चले गए। अब वर्ल्ड वॉर वन खत्म होने के बाद मैनचेस्टर वापस से जगह नहीं बना पाया, अपना मार्केट जो था उसको रिकैप्चर नहीं कर पाया, क्योंकि बाय दैट टाइम अमेरिका, जर्मनी, जापान एंटर कर चुके थे, इंडियन बहुत आगे आ गए थे। तो मैनचेस्टर दोबारा अपने जो उसकी पहले वाली पकड़ थी उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, और इंडियन बिजनेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश कर गया। अब आ जाइए द लास्ट के स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रीडोमिनेशन। मतलब कि हम पढ़ रहे हैं कि इतनी फैक्ट्रीज लगी, इंडस्ट्री आ रही है, बड़ी बड़ी मशीनरी आ रही है, तो क्या जो स्मॉल इंडस्ट्री थी वो खत्म हो गई? नो। इसका रीजन क्या था? अभी भी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी वही ग्रो कर रही थी, वो भी ग्रो कर रही थी और ज्यादा लेवल पे वही उसी में लोग एम्प्लॉयड थे। क्यों? क्योंकि जो फैक्ट्री लग रही थी उसमें मेजोरिटी जो फैक्ट्री है वो बॉम्बे और बंगाल में लग रही थी, यानी 67% जो बड़ी फैक्ट्रीज थी वो बॉम्बे और बंगाल में थी। यानी कि ऑल ओवर इंडिया बाकी जगह पे तो स्मॉल स्केल ही चल रहा था ना, इसलिए उसमें ज़्यादातर लोग एम्प्लॉयड थे। उसके अलावा अब जैसे 1911 में मतलब जो लोग इन्वॉल्व थे वर्कफोर्स थी, और 1931 में जाएंगे तो बहुत बड़े इंडस्ट्री में लोग कम हो गए, कॉटेज में ज़्यादा हो गए। इसका एक और रीज़न था कि जो हैंडीक्राफ्ट वाले लोग थे जो घरों में कॉटेज इंडस्ट्री चला रहे थे, उन लोगों ने छोटी छोटी मशीनरी करके, न्यू टेक्नोलॉजी को अपना के और मशीनरी खरीद के अपना प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ा दिया। जो कि आप एक फैक्ट्री लगाएंगे तो आपको बहुत पैसा लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हुआ, छोटी मशीन लगा के, लेबर बहुत ज़्यादा है ही, और अपने हैंडीक्राफ्ट को इतना बढ़ा दिया इन लोगों ने कि इसमें बहुत ही ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो गए और इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ गई। उसके बाद आया, अब देखिए इंडियन प्रोडक्ट हैं, बाहर के प्रोडक्ट हैं, जापानीज़ हैं, जर्मन हैं, सब लोग अब इन्वॉल्व हैं, सब लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ बढ़ेगा कंपटीशन, मोनोपोली नहीं है, तो वहाँ पे एडवर्टीजमेंट का ज़माना आएगा। तो एडवर्टीजमेंट में सबसे पहले एक चलता था, तो जिस कपड़े पे मैनचेस्टर का ठप्पा लगा रहता था तो लोग कहते वाह ये मैनचेस्टर, मेड इन मैनचेस्टर है, क्योंकि क्वालिटी बोलती थी उसकी। जैसे पहले बाइक अगर आती थी तो उस पर लिखा रहता था मेड इन जापान, तो लोग कहते थे कि जापानी है। अब सब कुछ चाइना हो गया है, तो इसी तरीके से मैनचेस्टर का एक टाइम था तो मैनचेस्टर का लोगो लगा रहता था कपड़े के ऊपर, तो माना जाता था कि भाई ये बहुत ही अच्छा है। फिर कुछ लोग जो इंडियन थे वो कस्टमर कनेक्ट करने के लिए इंडियन गॉड्स एंड गॉडेस की फोटो लगाते थे, ताकि लोग थोड़ा कनेक्ट होकर कपड़ा ले जाए कि भाई अपने जैसा कुछ है। फिर कुछ लोगों ने कैलेंडर छपवाना शुरू किया कि भाई पेपर और मैगजीन में ऐड देंगे वो तो खत्म हो जाएगा, वो तो दाल चावल के साथ चाट जाएंगे उसको, तो कैलेंडर तो कम से कम साल भर रहेगा, तो कैलेंडर छपवाना शुरू किया। कुछ लोगों ने क्या किया कि नेशनलिस्ट मैसेज उस पर लिखने लगे, जैसे इनकलाब जिंदाबाद या जो भी चीज़ें हैं, ताकि लोग कनेक्ट हों और सामान खरीदें। तो ये है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमने शुरू किया इंग्लैंड से और इंडिया तक आए, और फाइनली आज़ादी के बाद तो हमारी फिर गवर्नमेंट ने फंड किया और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई, क्योंकि वो वक्त की ज़रूरत थी। सो आई होप कि ये चीज़ें आप अगर बुक की रीडिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी, और जो भी टॉपिक हमने पढ़ाया उसको पॉज करके और वहाँ तक की चीज़ें क्लियर करते चले। थैंक यू वेरी मच।